हेलो दोस्तों, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टॉप करो पर। और आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो, वो है ग्लैंड्स। आपको पता है क्लास 10 में हमको ग्रंथियां पढ़ना है, जिसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है कि कौन सी ग्रंथि का क्या काम है, कब करता है, कैसे करता है, आखिर इसकी क्या विशेषता है, कहाँ पाया जाता है। ऐसे हजारों सवाल ग्रंथि से रिलेटेड है जो एग्जाम में बार बार आते हैं। तो इनको बढ़िया तरीके से अगर तैयार नहीं किया जाएगा फिर तो बढ़िया नंबर आने की कोई संभावना नहीं। तो आखिर सवाल है कि बढ़िया नंबर आएगा कैसे, किस तरह से लाया जाए बढ़िया नंबर। तो इसका भी तरीका हल है मेरे पास कि आप क्या क्या चीजें करके बढ़िया नंबर ला सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि बढ़िया नंबर कैसे आएगा, किस तरीके से हम ग्लैंड को तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते ग्रंथि है क्या। भैया ग्रंथि पढ़ना है, थंबनेल पे बड़ा सा ग्रंथि लिखा है, बुक में ग्रंथि पर इतना सारा लिखा हुआ पेजेस है, लेकिन आखिर में ये ग्रंथि भाई साहब है क्या। तो आपको बता दें कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ही उत्तक कहा जाता है, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। चाहे हम है, आप है, सास है, ससुर है, ननद, भौजाई है, देवराय नहीं है, अरे कौनों को उठा लो, सबका शरीर बना हुआ है कोशिकाओं से। और जब बहुत सारी कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाएंगी, ऊतक का निर्माण करेंगी, और यही ऊतक आगे चलकर अंग का निर्माण करता है, यानी अंग बनाता है। कुछ ऊतक या अंग विशेष प्रकार के रसायन, एंजाइम, हार्मोन का निर्माण करते हैं, उन्हें ही ग्रंथि कहा जाता है। यानी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो विशेष प्रकार का एंजाइम या बोल सकते हैं प्रोटीन या बोल सकते हैं हार्मोन, इनका स्त्राव करते हैं। जो प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन में से किसी का भी स्त्राव करता है, हम उसी को क्या कहते हैं, ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ग्रंथि शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियंत्रण करने हेतु हार्मोन और एंजाइम बनाता है। और ग्रंथि क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स और एंजाइम्स का निर्माण करता है। एक चीज आपको बता दें, ग्रंथियां हमारे बॉडी में ग्रंथियां तो पाई जाती हैं और वो होती हैं 3 प्रकार की। यानी एक मानव के शरीर में या फिर किसी भी जीव के शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। पहला बहिस्त्रावी ग्रंथि, दूसरा अंतःस्त्रावी ग्रंथि और तीसरा होता है मिश्रित ग्रंथि। याद रखिएगा ग्रंथियां 3 प्रकार की हैं, बहिस्त्रावी, अंतःस्त्रावी और मिश्रित ग्रंथि। क्लियर, इज इट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ठीक है, तो ग्रंथियों के बारे में हमने आपको बता दिया कि कोशिकाओं के व्यवस्थित समूह को ऊतक कहा जाता है। ये ऊतक आपस में, ये कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं और ऊतक आपस में मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। कुछ ऊतक या फिर अंग एक विशेष प्रकार का एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन स्त्राव करते हैं। इन अंगों या ऊतकों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, बहिस्त्रावी जिसको अंग्रेजी में एक्सोक्रीन ग्लैंड कहा जाता है, इंडोक्रीन ग्लैंड, अंतःस्त्रावी ग्रंथि और मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो इस प्रकार से मानव शरीर में 3 ग्रंथियां हैं जो हमें पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथि से कि आखिर ये अंतःस्त्रावी ग्रंथि क्या है। तो आपको बता दें अंतःस्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां जो नलिका विहीन होती है, यानी जिनमें नलिका नहीं होता। जैसे मान लो ये टंकी है, इस टंकी में पानी है, लेकिन अब इस पानी को हम लोग क्या करते हैं, नल के माध्यम से बाथरूम के नल तक लाते हैं। ठीक है, ये बाथरूम का नल है, यहाँ से पानी गिरेगा। अगर मान लो ये टंकी है, किसी नल से जुड़ा ही नहीं है और ये खुल जाए तो पानी क्या होगा, हरा हरा ऐसे गिरेगा, गिरेगा कि नहीं, कोई नल तो है नहीं। सेम उसी तरीके से अंतःस्त्रावी ग्रंथि यानी ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी, जो नलिका विहीन यानी डक्टलेस होती हैं, एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ हार्मोन कहलाता है। और इनसे निकलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। अंतःस्त्रावी ग्रंथि जो पदार्थ बाहर की तरफ निकालता है वो क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन को रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों
लक्षित स्थान पर पहुंचाकर अपना प्रभाव दर्शाता है। और अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलेगा? हार्मोन निकलेगा। ये हार्मोन कहाँ जाता है? ब्लड में, और ब्लड की सहायता से पूरे शरीर में फैलकर अपना प्रभाव दर्शाता है। दूसरा है बहिस्रावी ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होती हैं, अर्थात जिनमें नलिकाएं पाई जाती हैं, और ये इनका स्राव, इनसे क्या निकलता है? इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम होता है जो एक निश्चित स्थान पर जाएगा। यानी मान लो कि हमारे पास ये एक प्रकार का प्रोटीन है, इसको हमें कहाँ पहुंचाना है? यहाँ। तो यहां से यहां पहुंचाने के लिए हमको एक नली चाहिए। अगर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो पता चला वो ऐसे ऐसे कहीं और पहुंच गई। ठीक है, तो याद रखना है बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम का स्राव करता है, और ये एंजाइम एक नलिका से होता हुआ अपने लक्षित स्थान तक पहुंचता है। तीसरी ग्रंथि का नाम है मिश्रित ग्रंथि। ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम एवं हार्मोन दोनों का स्रावण होता है, वो मिश्रित ग्रंथियां कहलाती हैं। याद रखना, मिश्रित ग्रंथियां किसको कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं, हम उन्हीं को क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथियां कहते हैं। तो हमने कहा एक मनुष्य के शरीर में, एक मानव के शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां हैं, अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी का मतलब होता है ऐसी ग्रंथियां जिनसे क्या निकल रहा है? हार्मोन का स्रावण। ठीक है, जिनसे क्या होगा? हार्मोन का स्रावण होगा। बहिस्रावी ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम का स्रावण होगा, और मिश्रित ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करती हैं, दोनों का निर्माण करती हैं। अब देखो, कुछ चीजें याद रखना है कि अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका नहीं होता। ठीक है, 3 चीजें हमने आपको बताई है। क्या चीज? ध्यान से सुनना मेरी बातों को, ताकि आपको हर चीज बढ़िया तरीके से क्लियर हो सके। हमने कहा कि ग्रंथियां क्या एक विशिष्ट प्रकार का ऊतक होता है जिनसे एंजाइम, प्रोटीन या हार्मोन निकलता है। ये बेसिकली कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती हैं। पहले हमने बताया आपको बहिस्रावी ग्रंथि। ठीक है, पहले ले लेते हैं अंतःस्रावी। अंतःस्रावी, दूसरा है बहिस्रावी, और तीसरा आपकी ग्रंथि का नाम है मिश्रित ग्रंथि। मिश्रित ग्रंथि। ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है, यानी इसके पास नलिका नहीं पाया जाता, नलिका विहीन। और ये क्या निकालता है? ये हार्मोन का स्रावण करता है। ठीक है, जो रक्त से होता हुआ शरीर के भाग तक, संपूर्ण भाग तक पहुंचेगा। रक्त से होता हुआ शरीर के संपूर्ण भाग तक पहुंचता है। ठीक है, शरीर के संपूर्ण भाग तक पहुंचेगा, संपूर्ण भाग तक पहुंचता है। ठीक है, अब देखो बहिस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? ऐसी ग्रंथियां जो नलिका युक्त होंगी, जिनमें नलिका पाई जाएगी। ये कैसी होती हैं? नलिका युक्त होती हैं, इनमें नलिकाएं पाई जाएंगी, और ये किसका स्रावण करती हैं? एंजाइम का। याद रखना, ये एंजाइम का स्रावण करती हैं, और इनके अंदर से निकलने वाला एंजाइम, ठीक है, एंजाइम नलिका द्वारा, ठीक है, नलिका द्वारा केवल लक्षित अंग तक जाता है, ठीक है। मिश्रित ग्रंथि किसे कहेंगे? मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है ऐसी ग्रंथि क्या जिससे हमारा क्या दोनों चीज निकलेगा, यानी एंजाइम भी, मिश्रित ग्रंथि एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि किसे कहा जाता है? ऐसी ग्रंथियां जिनसे एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलता है, उन्हें हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। यही सेम चीज यहाँ पर दिया हुआ है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो नलिका विहीन होगा, डक्टलेस होगा, और यह हार्मोन का स्रावण करेगा। बहिस्रावी ग्रंथि जो नलिका युक्त होगा, जिसमें नलिकाएं पाई जाएंगी, और ये एंजाइम का स्रावण करेगा। मिश्रित ग्रंथि जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, ये एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावण करेंगे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको क्या करना है? याद रखना है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं होना चाहिए। अगर है तो आज ही छोड़ दो।
ठीक है, अगर है तो आज ही भूल जाओ। अगला सवाल आपका हार्मोन। ठीक है, अब देखो हमने कहा कि हार्मोन निकलता और एंजाइम निकलता है, तो अब जानते हैं कि आखिर यह हार्मोन क्या है। ठीक है, यह हार्मोन भैया क्या साहब है, ठीक है, जो किसके द्वारा निकल रहा था, अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा, जिसको स्रावित होने के लिए नलिका की भी आवश्यकता नहीं है। हार्मोन एक प्रकार का रसायन है जिसे विभिन्न ग्रंथियों द्वारा रक्त में स्रावित किया जाता है तथा रक्त के प्रभाव से ये रसायन शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश ले जाने का कार्य करता है। इसे शरीर का संदेश वाहक भी कहा जा सकता है। हार्मोन से हमारे शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म और प्रजनन आदि क्रियाओं के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रत्येक भाव जैसे गुस्सा आना, घबराहट होना, प्यार आना आदि के लिए भी हार्मोन से जिम्मेदार हैं। सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन है। सिक्रेटिन क्या, सबसे पहले खोजा गया हार्मोन है। हार्मोन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द हार्मोआ से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मैं उत्तेजित करता हूं। ठीक है, हार्मोआ का मतलब होता है उत्तेजना उत्पन्न करने वाला, और सेम उसी तरीके से हमारा हार्मोन भी है जो हमारे शरीर में निकलने वाला एक रसायन है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों तक संदेश लेकर जाता है, इसीलिए इसे संदेश वाहक भी कहते हैं। और ये हमारे शरीर के विकास के लिए, प्रजनन के लिए, गौण लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार होता है। इसके कारण ही हमको डर लगता है, घबराहट होता है, किसी को देखकर हम क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं, हमें प्यार होता है। ये सारी चीजें किसकी वजह से होती हैं, हार्मोन्स की वजह से। बिकॉज हार्मोन्स क्या करता है, उत्तेजना उत्पन्न करता है। अपने नाम के अनुरूप प्रत्येक हार्मोन शरीर के एक विशेष हिस्से को उत्तेजित करता है। हार्मोन का निर्माण अंतःस्रावी ग्रंथियों में होता है और ये ग्रंथि की कोशिकाओं से सीधे रक्त में मिल जाता है। याद रखना, ये जो हार्मोन से अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा निकलते हैं और इनके द्वारा ग्रंथियों द्वारा निकलने वाला हार्मोन्स डायरेक्ट रक्त में जाकर क्या हो जाता है, घुल जाता है और क्या करेगा, शरीर के विभिन्न हिस्सों तक जाकर के मैसेज पहुंचाने का काम करेगा। आगे की तरफ बढ़ना है। अगला है एंजाइम। एंजाइम की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक क्रियाओं जैसे भोजन को पचाने आदि को तेज कर देते हैं। दूसरे शब्दों में ये किसी उत्प्रेरक की भांति कार्य करते हैं। एंजाइम भी शरीर में मौजूद जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, जिसे शरीर ईंधन के रूप में उपयोग कर पाता है। एंजाइम क्या है, तो याद रखना, एंजाइम की बात करें तो ये अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं। अगर एंजाइम की बात किया जाए तो एंजाइम्स क्या है, अलग अलग प्रकार के रसायन है। ये अलग अलग प्रकार के रसायन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाली कई रासायनिक क्रियाओं, ठीक है, देखो जो हमारा हार्मोन था वो भी एक प्रकार का रसायन था जो हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जाकर उत्तेजना उत्पन्न कर रहा था। यहाँ हम एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। एंजाइम्स भी एक प्रकार का रसायन है जो हमारे शरीर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है। जैसे भोजन को पचाने आदि को तेज कर देता है। दूसरे शब्दों में ये किसी उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। एंजाइम ही शरीर में मौजूद जटिल अणुओं को ग्लूकोज जैसे छोटे अणुओं में तोड़ने में मदद करता है, जिससे शरीर ईंधन के रूप में उपयोग कर पाता है। याद रखना, एंजाइम का काम क्या है, देखो एंजाइम एक उत्प्रेरक का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब होता है किसी भी प्रक्रिया को, रासायनिक अभिक्रिया को बिना भाग लिए उस अभिक्रिया को तेज या कम कर देना। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं एंजाइम हमारे शरीर में उत्पन्न होकर वो क्या करेगा, भोजन पचाने की जो प्रक्रिया है उसको तेज कर देता है और यही उसको क्या कर सकता है, कम कर देता है। तो याद रखना, एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक है और यही क्या करता है, हमारे भोजन को, जो भोजन जटिल कार्बनिक अणु है उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके उससे क्या करेगा, सरल अणु यानी ग्लूकोज का निर्माण करता है। और ग्लूकोज का उपयोग हम लोग जैविक ईंधन के रूप में करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एक बार बताइए, क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर? आगे की तरफ बढ़े। जी मैम, ठीक है, लगभग हमको लग रहा है हर एक बच्चे को यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, आइए देखा जाए अगला टॉपिक क्या है।
अगला बहिस्त्रावी ग्रंथि। ठीक है, अब हम लोग देखो हमने जान लिया एंजाइम क्या है, हार्मोन्स क्या है। अब ग्रंथियों के बारे में जानते हैं। देखो बहिस्त्रावी ग्रंथि हमने कहा था ऐसी ग्रंथियां जो क्या होंगी, ठीक है, जो नलिका युक्त होंगी, जो नलिकाओं के द्वारा निकलती हैं और इनसे एंजाइम्स निकलता है। देखो यह नलिका युक्त ग्रंथियां होते हैं, इनके लक्षित अंग नजदीक होते हैं एवं इनसे निकलने वाला पदार्थ एंजाइम कहलाता है। पहला है अश्रु ग्रंथि, जिसको हम लोग लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, और इससे क्या निकलता है, आंसू निकलता है। दूसरा लार ग्रंथि, जिसे सेलिवरी ग्लैंड कहा जाता है, और इससे क्या निकलता है, लार एंजाइम निकलता है। तीसरा सीबम ग्रंथि, जिससे क्या है, जिसे सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, और इससे तेल निकलता है। रात में जब आप सो के उठते हो सुबह में, तो आपका नाक के पास चिपचिपा हल्का हल्का लगेगा तेल की तरह, ठीक है ना, तो वो किसकी वजह से, सीबम, नाक के जो पोर्स है ना उनमें सीबम ग्रंथि पाई जाती है, जिससे क्या निकलता है, तेल निकलता है, सीबम निकलता है। अगला श्वेत ग्रंथि, ये पसीना, हमारे देखो जो पोर्स है, हमारी त्वचा पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जहां से रोम निकला हुआ है, यहां से आपका क्या होता है, पसीना बाहर निकलता है। नेक्स्ट है पांचवा दुग्ध ग्रंथि, जिससे क्या होता है, दूध निकलता है। इस तरीके से ये कंप्लीट। अब बढ़ते बहिस्त्रावी ग्रंथि की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि यकृत है। ठीक है, एक मनुष्य के शरीर की अगर बात की जाए सबसे बड़ी ग्रंथि की, या पूछे कि सबसे बड़ा बहिस्त्रावी ग्रंथि कौन सा है, तो जवाब केवल एक रहेगा, यकृत। यकृत सबसे बड़ा बहिस्त्रावी ग्रंथि है, जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। यकृत द्वारा ही पित्त स्त्रावित होता है। यकृत से क्या निकलता है, पित्त, पित्त रस का स्त्रावित होता है, और यह पित्त क्या करेगा, याद रखना, यह पित्त आंत में उपस्थित एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है, और ये पित्त यकृत से निकलता है, जो एंजाइम की प्रक्रिया को तेजी से यानी क्या करने में, तीव्र करने में मदद करता है। आगे की तरफ भोजन पचाने में सहायता करना, यानी जो इससे निकलने वाला रस है वो भोजन पचाने में मदद करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो लीवर के द्वारा ही पित्त रिलीज किया जाता है, जिससे हमारा भोजन पचता है। इसमें मौजूद पित्त हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, और इससे खाना आसानी से पचने लग जाता है। याद रखना, बहिस्त्रावी ग्रंथि में हमने आपको बताया किसके बारे में, हमने बताया कि यकृत एक मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर बात किया जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो एक बिना सोचे समझे आपको जवाब देना है, लीवर। लीवर एक मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी बहिस्त्रावी ग्रंथि है। बहिस्त्रावी ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो नलिका के द्वारा एंजाइम्स का स्त्रावण करती हैं, ये आपको याद रखना है। और लीवर भी आपका एक बहिस्त्रावी ग्रंथि है, जो एंजाइम निकालता है, उसका नाम है क्या, पित्त। पित्त रस क्या करता है, भोजन को पचाने में मदद करता है। जब भी हम कुछ खाते हैं तो हमारा जो यकृत है पित्त को रिलीज करता है, जिससे हमारा भोजन पचता है। इसमें मौजूद पित्त हमारे खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे खाने आसानी से पचने लगता है। पित्त का काम होता है जो खाने के बड़े बड़े अणु होते हैं ना, उनको छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देना, ताकि खाना क्या हो सके, आसानी से पच सके। अब देखो शरीर का विसहरण दूसरा, ठीक है, लीवर का दूसरा मुख्य काम है हमारे शरीर में मौजूद सभी तरीकों के विषों का हरण करना। हमारे शरीर में मौजूद जितने भी हानिकारक विषाक्त पदार्थ होते हैं उन्हें बाहर निकालने का काम लीवर के द्वारा किया जाता है। याद रखना, लीवर का एक सबसे महत्वपूर्ण काम ये भी है कि ये विषाक्त यानी हमारे शरीर में जितने भी हानिकारक विष पदार्थ है, विषैले पदार्थ है जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है, उनको शरीर से क्या करने का, आउट करने का काम करता है। आगे की तरफ अब देखो अंतःस्त्रावी ग्रंथियों की बात करें तो अंतःस्त्रावी ग्रंथि में आपका क्या क्या आएगा, हाइपोथैलेमस। अंतःस्त्रावी ग्रंथि किसे कहेंगे, ऐसी ग्रंथियां जो बिना नलिका के द्वारा, ठीक है, जिनको नलिकाओं की आवश्यकता नहीं है, और ये हार्मोन्स का स्त्रावण करती हैं, हार्मोन्स निकालते हैं जो शरीर के सभी भागों तक पहुंच करके उनके जनन में, उनके पोषण में, उनके प्रजनन में क्या करता है, वृद्धि करता है, उनको आगे की तरफ लेकर जाता है। तो ये सारी ग्रंथियां हैं। जैसे महिलाओं में अंडाशय पाया जाता है, जनन ग्रंथि, तो मेल में वृषण उनकी जनन ग्रंथि है। ठीक है, पैंक्रियाज मेल और फीमेल दोनों में, जिसको अग्नाशय कहते हैं, और इससे इंसुलिन हार्मोन निकलता है और इससे एंजाइम भी निकलता है। ठीक है, फिर आपका एड्रिनल ग्लैंड है,
एड्रिनल ग्लैंड जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये किडनी के ऊपर एक टोपी नुमा संरचना होता है। फिर अगर अगली बात करें थाइमस, जो यहाँ पर गले के ठीक यहाँ दोनों दिल के बीच में, ठीक है, बोल सकते हैं दोनों दिल नहीं, दोनों फेफड़ों के बीच में एक छोटा सा ग्रंथि पाया जाता है जिसे थाइमस कहते हैं, ठीक है। और फिर अगला आपका गले के पास क्या पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि, उसके ठीक ऊपर पाया जाता है पैराथायराइड ग्रंथि। और फिर हमारा ब्रेन, ब्रेन के अंदर आपको मिलेगा 3 ग्रंथियां, पीनियल ग्लैंड जिसकी वजह से हमको नींद लगता है, जब लाइट वाइट बंद होता है ना तो नींद लगने लगता है ना, तो उसी की वजह से, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ये इतनी ग्रंथियां हमको पढ़ना है किसके अंतर्गत, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत। तो आइए स्टार्ट करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसमें पहला है पीयूष ग्रंथि। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियमित करता है। याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथि की जब बात हुई तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। क्यों होती है? इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह अन्य सभी ग्रंथियों के कार्यों को नियमित यानी कंट्रोल करने का काम करती है। यह मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है जो कि मटर के दाने के समान होता है। और याद रखना, ये जो ग्रंथि है मस्तिष्क के आधार में स्थित होती है, जो कैसा होगा, मटर के दाने के समान होता है। इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है। याद रखिएगा, इसका वजन लगभग 0.6 ग्राम होता है जो हमारे मस्तिष्क में पाया जा रहा है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि, लैंगिक विकास आदि को नियंत्रित एवं प्रेरित करती है, ठीक है। इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन कौन से? पहला है STH, जिसका पूरा नाम होता है क्या नाम है, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। याद रखना, हमने कहा पीयूष ग्रंथि, इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका काम है जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथि हैं उनके कार्यों को कंट्रोल करना, उनको कंट्रोल करना कि वो सही तरीके से अपने कार्यों को कर रही हैं या नहीं कर रही। किसका काम है? पीयूष ग्रंथि की। और ये हमारा सबसे छोटा दूसरे नंबर का अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसे इस तरीके से भी जाना जाता है। इससे निकलने वाले कई हार्मोन है जिसमें से पहला है STH। यह शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि कराने का कार्य करता है, ठीक है। जो STH हार्मोन है इसी के कारण हमारे लंबाई में वृद्धि होती है। अगर STH बहुत ज्यादा किसी में स्रावित हो जाता है तो उस व्यक्ति का जो लंबाई है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और अगर किसी व्यक्ति में इस हार्मोन में कमी रहेगा तो वो व्यक्ति बौना रह जाएगा। तो याद रखना, जो STH हार्मोन है यही किसी व्यक्ति के लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है। जो अनेक प्रकार के टैबलेट्स वगैरह लंबाई बढ़ाने के लिए आते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर इसी को क्या करने का, प्रेरित करने का कारक मौजूद होता है, जो क्या करेगा, इसको बोल सकते हैं कि प्रभावित करने का काम करता है। चलिए, तो यहाँ पर याद रखना कि शरीर की सामान्य व संतुलित वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में STH हार्मोन की अधिकता होगी तो उसका शरीर भीमकायत्व यानी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसको हम लोग एक्रोमेगली विकार उत्पन्न हो सकता है, जिसमें मनुष्य की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। और STH की कमी से मनुष्य में बौनापन देखने को मिलता है। दूसरा हार्मोन है TSH हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करने का काम करता है, उससे निकलने वाले हार्मोन को स्रावित करवाता है। तीसरा है GTH हार्मोन, जिसे हम लोग गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। यह जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रण करता है, ठीक है। ये हमारे जनन अंगों यानी जो मेल और फीमेल का जनन अंग है उसके कार्यों को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे उसमें 2 आएंगे, FSH पूरा नाम होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह वृषण की शुक्रजनक नलिकाओं में शुक्राणु उत्पन्न करने में मदद करता है। वहीं पर अंडाशय में क्या करेगा, फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। दूसरा LH हार्मोन, ये नर में क्या करेगा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण करता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावण करता है। देखो, हमने कहा कि एक मेल या फीमेल किसी की बात करें, एक मनुष्य के शरीर में मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि पाया जाता है जिसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें सबसे पहले हमने STH बताया जो हाइट को कंट्रोल करता है। अगर इसकी ज्यादा मात्रा में STH स्रावित होगा तो व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर इसकी मात्रा में कमी होगी तो व्यक्ति बौना हो जाएगा। फिर हमने बताया थायराइड हार्मोन, ठीक है, TSH
ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि द्वारा निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। फिर हमने कहा जीटीएच, जिसका नाम है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये जनन अंगों को कंट्रोल करता है। इससे दो हार्मोन निकलते हैं, एलएच और एफएसएच। ठीक है, एफएसएच हार्मोन नर के शरीर में जो बनने वाला शुक्राणु है उसको पोषण दिलाने का काम करता है, और मादा के शरीर में ये एफएसएच हार्मोन अंडाणु के ऊपर पूटक का निर्माण करता है। वहीं पर अगर एलएच की बात करें तो लड़कों में एलएच हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्राव करता है, और महिलाओं में एलएच हार्मोन क्या करेगा, एस्ट्रोजन का स्रावण करेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में गौण लैंगिक लक्षण जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, डोले सोले का बनना, आवाज का भारी होना, कंधे का चौड़ा होना, इन सारी चीजों को लड़कों में कंट्रोल करता है। वहीं लड़कियों में जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, आवाज का पतला होना, ठीक है, जननांगों पर बाल आना, कोमलता, सुडलता, ये स्तन में वृद्धि, ये सारी चीजों को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। आगे की तरफ एलटीएच हार्मोन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैक्टोजेनिक हार्मोन, इसका मुख्य कार्य, ये जब बच्चा पैदा हो जाता है ना तब यह हार्मोन निकलता है, जिसका काम है माँ के स्तन से दुग्ध का निर्माण करवाना। इस हार्मोन के द्वारा क्या होता है, माँ के स्तनों से दुग्ध का स्त्राव होता है, तो ये दुग्ध के स्त्रावण में मदद करता है। अगला है एडीएच हार्मोन, जिसको हम लोग एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्ण होता है। याद रखना, अगला हमारा एडीएच हार्मोन है, इसका पूरा नाम होता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, और ये क्या करेगा, ये हार्मोन छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीर्णन करता है एवं रक्तदाब बढ़ाता है। ठीक है, ये क्या करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का काम करता है। ये शरीर में जल संतुलन को बनाए रखने में भी क्या है, सहायक है। ठीक है, वाटर की मात्रा को कंट्रोल करने में मदद करता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारा ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। यह शरीर के कई आवश्यक कार्यों में एक भूमिका निभाता है, जैसे शरीर के तापमान, प्यास और भूख को नियंत्रित करना। याद रखना, हाइपोथैलेमस ग्रंथि शरीर के कई आवश्यक कार्यों में क्या करता है, एक मुख्य भूमिका निभाता है, जैसे शरीर के तापमान, प्यास और भूख को कंट्रोल करना। इससे न्यूरो हार्मोन स्रावित होते हैं जो कि पीयूष ग्रंथि पर कार्य करते हैं। पीयूष ग्रंथि इसी के आदेशों पर कार्य करते हैं, इसलिए इसे सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। जो हमारा पीयूष ग्रंथि जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, जो सारे अंगों को, सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, लेकिन पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करने वाला हार्मोन हाइपोथैलेमस है। इसी के कारण भूख, प्यास, नींद, प्यार, मोहब्बत, दुख, दर्द, धोखा, ये सारी चीजें हमको महसूस होती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि है, और इसके ठीक ऊपर आपको क्या मिलेगा, हाइपोथैलेमस ग्रंथि मिलेगा। आगे पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अगला हम लोग देखने वाले पीनियल ग्रंथि के बारे में। जो पीनियल ग्रंथि है वो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिमी होता है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इस ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, पीनियल ग्रंथि क्या है, ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, और इसके बाद आता है पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल ग्रंथि है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 मिमी है। यह ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होता है। इस ग्रंथि को मस्तिष्क की तीसरी आंख कहते हैं। यह हार्मोन प्रकाश द्वारा प्रभावित होता है। कम प्रकाश में इसका स्त्रावण अधिक एवं तीव्र प्रकाश में कम स्त्रावण होता है। इसे नींद का हार्मोन भी कहा जाता है। यह शरीर की दैनिक क्रियाएं, सोना, जागना एवं महिलाओं में मासिक चक्र का निर्धारण करता है, इसलिए इसे शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। ठीक है, हमें कब सोना है, कब जागना है, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, पीनियल ग्लैंड कंट्रोल करता है। इसके वजह से ही हमको जब अंधेरा होता है तो नींद लगने लगता है। ठीक है, हमारे बॉडी को पता चलता है कि अंधेरा हो गया, यानी सोने का समय हो गया। अगला है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर एच आकार में स्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकलता है, जिससे आयोडीन तत्व पाया जाता है। इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन शरीर में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करता है। हमने कहा हमारे गले में यानी श्वास नली के दोनों ओर एच आकार का, कैसा, इस तरीके से एच आकार का एक ग्रंथि पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और इससे निकलने वाले हार्मोन का नाम थायरॉक्सिन हार्मोन है। ठीक है, जिसमें आयोडीन तत्व पाया जाता है।
याद रखिएगा, इससे निकलने वाला हार्मोन थायरॉक्सिन शरीर में आयोडीन की मात्रा का निर्धारण करता है। इसका काम क्या है? तो यह कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है। यह शरीर की समान वृद्धि विशेषता, हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के साथ मिलकर जल में संतुलन को नियंत्रण करते हैं, यानी जल में वाटर की मात्रा को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। अगला हमारा थायरॉक्सिन की कमी से होने वाले रोग। पहला है जड़ मानवता। यह जन्म से पूर्व में आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में शिशु का संपूर्ण शरीर एवं मानसिक विकास रुक जाता है। दूसरा है घेंघा। भोजन में आयोडीन कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में वृद्धि हो जाती है, जिसे घेंघा रोग कहते हैं। गला का क्या हो जाना? फूल जाना, याद रखना। अगला पैराथायराइड ग्रंथि, जो उसके ठीक ऊपर स्थित था। यह थायराइड ग्रंथि के चारों ओर ठीक पीछे स्थित होता है। इसमें दो हार्मोन निकलते हैं। पहला पैराथायराइड, ये क्या करता है? यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रक्त में कैल्शियम की कमी हो जाएगी। अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो पैराथायराइड ग्रंथि से क्या? पैराथायराइड हार्मोन निकलता है। दूसरा कैल्सिटोनिन, जब रक्त में कैल्शियम की मात्रा अधिक हो जाती है तब यह हार्मोन निकलता है। तो अर्थात पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करते हैं। अगर कैल्शियम की मात्रा में कमी होगी तो पैराथायराइड निकलेगा, और अगर कैल्शियम की मात्रा में अधिकता होगा तो कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा। ठीक है। अगला थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि हृदय के समीप स्थित होता है, जो कि एंटीबॉडी के निर्माण और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यह संक्रमण के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है, यानी शरीर में बाहर से आने वाले रोगाणुओं को खत्म करने में थाइमस ग्रंथि मदद करता है, जो दिल के पास दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। यह ग्रंथि जैसे जैसे व्यक्ति का उम्र बढ़ता जाता है, इस ग्रंथि का आकार छोटा होते जाता है। ठीक है। इस ग्रंथि से थाइमोसिन हार्मोन का स्रावण होता है, जो कि शरीर में टी लिम्फोसाइट का निर्माण बढ़ाकर एंटीबॉडी बनाता है, जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाता है। थाइमस ग्रंथि को प्रतिरक्षा तंत्र का राजा कहा जाता है। यह ग्रंथि जन्म के समय 10 से 12 ग्राम का होता है, युवाओं में 20 से 22 ग्राम की तथा वृद्धों में 3 से 6 ग्राम का। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है इसके आकार में और वजन में क्या होगा? कमी देखने को मिलेगा। अगला अधिवृक्क ग्रंथि। किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी नुमा ग्रंथि पाया जाता है, जिसे अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं। एड्रिनल ग्रंथि किडनी के ऊपर सिरे पर स्थित होता है। यह भय, क्रोध, उत्तेजना, संकट आदि के समय अधिक सक्रिय होता है, इसलिए इसे आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। यह शरीर में लैंगिक लक्षण, लवण की मात्रा और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। इसे 3F या 4S ग्रंथि भी कहते हैं। 3F फियर, फाइट, फ्लाइट। 4S का मतलब सेक्स, स्ट्रेस, सॉल्ट, स्टेरॉइड। याद रखना, जो अधिवृक्क ग्रंथि है यह हमारे किडनी के ठीक ऊपर एक टोपी नुमा संरचना के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है। इसके बाद इसे आपातकालीन ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर में लैंगिक लक्षण, लवण की मात्रा और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है। अगला, यह ग्रंथि दो भागों में, जो हमारा अधिवृक्क ग्रंथि है इसको दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। ठीक है। याद रखना, ये देखो अंदर वाला भाग मेडुला कहलाएगा और ऊपर वाला भाग कॉर्टेक्स कहलाएगा। ठीक है। कॉर्टेक्स और मेडुला, इसे निम्न नामों से जानते हैं। इसे हम लोग क्या क्या बोलते हैं? 3F या 4S हार्मोन, लड़ो एवं उड़ो हार्मोन, करो या मरो हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, जीवन रक्षक हार्मोन। ये सारे हमारे क्या है, जब हम लोग चोरी कर गए और पकड़ा गए तो जो दिल धक 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 करता है ना, इसी की वजह, चीटिंग करते हुए वक्त आपको डर लगता है ना, इसी के कारण। तो ये सारे हार्मोन्स यही है जो डर उत्पन्न करते हैं। ठीक है। अगला, जनन ग्रंथियां। जनन अंग प्रजनन क्रिया में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। जो जनन अंग होते हैं यानी जनन की क्रिया में मदद करने वाले अंग क्या करते हैं? जनन में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं और जनन की क्रिया को करने में मदद करते हैं। पुरुष के शरीर में जो जनन ग्रंथि होती है उसे वृषण कहते हैं। पुरुषों के शरीर की जनन ग्रंथि को क्या कहा जाता है? वृषण कहा जाता है। और मादा की जनन ग्रंथि को अंडाशय कहा जाता है। पुरुष की जनन ग्रंथि वृषण कहलाएगी, जिससे कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होता है। ये हार्मोन मेल सेक्स हार्मोन कहलाता है, जो पुरुषों के गौण लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए जिम्मेदार होता है। मादा का जो लैंगिक जनन अंग अंडाशय ग्रंथि है, जो
जिससे क्या निकलता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन। इतने हार्मोन्स का स्रावण होता है। इसका कार्य क्या है? टेस्टोस्टेरॉन पुरुषों में द्वितीयक लक्षणों का निर्धारण करता है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज का भारी होना, सीने का चौड़ा होना, भौतिक रूप से या शारीरिक रूप से ज्यादा ताकतवर होना। एस्ट्रोजन यह हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है, जैसे स्तन का विकास, आवाज का पतला होना, मासिक चक्र का नियंत्रण आदि के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की बात करें तो यह हार्मोन प्रेगनेंसी के दौरान निकलने वाला एक हार्मोन है। यह शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को उत्तेजित करने में बढ़ावा देता है, जिससे कंसीव करने और प्रेगनेंसी के लिए शरीर तैयार करने में सहायता मिलती है। अगला है रिलैक्सिन हार्मोन। यह हार्मोन प्रसव के समय गर्भावस्था को फैलाता है, जिससे बच्चों को जन्म लेने में सहायता मिल सके। ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन महिलाओं से निकलने वाला हार्मोन है, जो क्या करेगा, जो योनि को बड़ा करने का काम करता है, गर्भाशय ग्रीवा को बढ़ाता है, ताकि जब नॉर्मल डिलीवरी हो तो बच्चा क्या हो सके, ग्रीवा के द्वारा, जो हमारा जिसको बर्थ कैनाल कहते हैं, उसके द्वारा बाहर निकल सके। आगे की तरफ ऐसी ग्रंथियां, मिश्रित ग्रंथियों के बारे में जानेंगे। ऐसी ग्रंथियां जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के कार्य होते हैं। हमने कहा अंतःस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी और ये क्या करेंगी, हार्मोन का स्रावण करेंगी। बहिस्रावी ग्रंथियां ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं पाई जाएंगी और ये एंजाइम का स्रावण करेंगी। और तीसरी हमारी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथि, जिसमें अंतःस्रावी का गुण भी पाया जाता है और बहिस्रावी का गुण भी पाया जाता है। यानी यह अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह क्या करेगा, आपका हार्मोन भी स्रावित करेगा और बहिस्राव की तरह एंजाइम भी बाहर निकालेगा। एंजाइम कौन कौन सा, लाइपेज या फैट का पाचन करता है, एमाइलेज या स्टार्च का पाचन करता है, ट्रिप्सिन या पेप्टोन को पेप्टाइड में बदलता है। हार्मोन्स की बात करें तो अल्फा कोशिका ये ग्लूकागॉन नामक तत्व निर्मित करता है, जो ग्लूकोज का लेवल को बढ़ा देता है। याद रखना, मिश्रित ग्रंथि ऐसी ग्रंथियां जिसमें अंत और बाह्य दोनों के गुण पाए जाए, और ऐसी ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि है जिसको एग्जाम्पल होता है अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसा अंग है जो अंत और बाह्य दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। और याद रखिएगा, इससे 3 प्रकार के एंजाइम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन निकलता है। हार्मोन में अल्फा कोशिका से क्या होता है, ग्लूकागॉन नामक हार्मोन निकलता है। उसके बाद बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम करता है। और गामा कोशिकाएं क्या करती हैं, भोजन को ग्रहण कर ऊर्जा का निर्माण करती हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्या हो गया, कंप्लीट। ठीक है, ये आपका पूरी तरीके से क्या हो चुका, कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग जानने वाले कुछ क्वेश्चन, जैसे मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि नलिका विहीन होगी। आपको बताना है कि मनुष्य के शरीर की वह कौन सी ग्रंथि है जिसमें नलिकाएं नहीं पाई जाएंगी। तो नलिकाएं किसमें नहीं थी, अंतःस्रावी ग्रंथि में। तो याद रखना, अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या देखने को मिलेगा, नलिकाएं देखने को नहीं मिलेंगी। अगला, वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रावण को कहते हैं। जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती है वो क्या स्रावित करती हैं, वो हार्मोन से स्रावित करती हैं। ऐसी ग्रंथियां जिनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती हैं वो किसका स्रावण करती हैं, हार्मोन्स का। इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, यकृत। यकृत क्या है, एक प्रकार का बहिस्रावी ग्रंथि है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी एड्रिनल, पिट्यूटरी, थायराइड ये अंतःस्रावी ग्रंथि है, क्योंकि तीनों से क्या निकलता है, हार्मोन। लेकिन यकृत से क्या निकलता है, एंजाइम। कौन सा एंजाइम, पित्तरस। और ये पित्तरस क्या करता है, भोजन के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ता है। ठीक है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो मनुष्य के किस ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अगला, पीनियल ग्रंथि कहां स्थित होता है, पीनियल ग्रंथि कहां पर है, मस्तिष्क। अगला सवाल, एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाता है वो कौन से ग्रंथि से निकलता है, थायराइड। थायराइड से थायरॉक्सिन ग्रंथि निकलता है, जिसकी कमी से घेंघा रोग हो जाएगा।
ठीक है। अगला, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहा जाता है? थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला, नर लैंगिक हार्मोन, नर में लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका टेस्टोस्टेरोन। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक स्त्री का लिंग हार्मोन है? स्त्री का लिंग हार्मोन कौन होता है? एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। अगला सवाल, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो हम लोग एड्रिनल, वृक्क के ऊपर जो टोपी नुमा ग्रंथि जिसको अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं, ये आपका लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है। अगला, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है अग्नाशय? इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, क्योंकि ये एंजाइम भी निकालती है और हार्मोन्स भी निकालती है। अगला, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो शरीर में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। ठीक है, इंसुलिन, इसकी कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज होता है। और इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आज का ये क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। आई होप एक छोटे से वीडियो में आपका ग्लैंड हमने पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, इतने बढ़िया तरीके से आपको समझाएं कि आपको लाइफ टाइम ये चीजें याद रहेंगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह से आपको छोटे छोटे वीडियोस में पूरा एक एक टॉपिक हम कंप्लीट करते चले। बाकी अपने दोस्तों को प्लीज शेयर करो, ताकि वो लोग भी जुड़ सके और जुड़ करके अपना क्लास 10th की बायोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट कर सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, जस्ट वर्ल्ड क्लासेस से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।